ओके जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। हमारे पास वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और हम आपसे अब स्टार्ट ले रहे हैं बायो की क्लास। और बायो की क्लास हमारी एज़ यूजुअल 9 बजे तक चलेगी और लास्ट 15 मिनट्स हमारे पास होगा। हम आपसे यानी आप जो भी चाहेंगे क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन के लिए हम टाइम रख लेंगे। और कोशिश ये कीजिएगा आपके क्वेश्चंस अपने पास पहले राइट डाउन कर लें जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, और फिर लास्ट में आप मुझे राइट कर दें चैटिंग पर, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा और उसका आंसर देता रहूँगा। ठीक है जी। माइक्स आप लोग ऑफ कर लें मेरा ख्याल से, ठीक है। और उसकी बेसिक वजह होती है कि फिर आप लोगों की आवाज़ें हमारी आवाज़ें मिक्सअप होंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जहाँ आपको क्वेश्चन के हम अपना टाइम लेंगे उस वक्त आप अपना माइक बेशक ऑन करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और राइट भी। ठीक है जी। कल हम आपके साथ थे इस सेकंड स्क्रीन पर, और सेकंड स्क्रीन आपके सामने है, सेकंड स्लाइड हमारी। और बुक्स आप लोगों ने सबने अपने सामने रखनी होंगी, और बुक में हम पेज नंबर 4 पर आज चलेंगे आपको लेकर। स्लाइड नंबर 3 हमारे पास होगी। ठीक है जी। और बुक में आपके पास है पेज नंबर 4। बहुत इजी है। और क्वेश्चन आपके पास एज यूजुअल जो मौजूद था आपका मेन क्वेश्चन नंबर 1 नंबर जो आपको दिया था पेज 3 पर, तो सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन होता है, लेकिन वो उसकी थोड़ी सी टर्म चेंज हो सकती है। तो आप क्वेश्चन पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख सकते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी एंड डिफाइन देयर ब्रांच, या एनी टू ब्रांच। ठीक है। आपको एक बार ऐसा भी लगेगा, आज से कोई 3 साल पहले 17 या 16 में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज बायोलॉजी, और वहाँ लिखा होगा डिफाइन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। वहाँ जब हम कॉपीज को असेस कर रहे थे तो उस वक्त यही रहा था हमारे साथ प्रॉब्लम, और इसको फेस किया था कि अब डेफिनेटली हम 2 मार्क्स के लिए ये 10-11 हमारे पास ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को तो आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसा जब कभी हो और क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो उसमें आपको 2 ब्रांचेस को डिफाइन करना। ठीक है जी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और चेंज करके वो आपसे किसी भी 2 ब्रांचेस के नाम दे देते हैं। सपोज आपको दे दिया बायोटेक्नोलॉजी, दे दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दे दिया अभी सप्ली में लास्ट ईयर जो आया था वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी उन्होंने दे दिया था। तो बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच के नाम आपको दे दिए जाते, तो पर्टिकुलर आंसर में आपको उसी ब्रांच को डिस्कस करना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास पहली है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें आपने क्या करना है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या सेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है। अब डेफिनेटली जो बुक में आपने या नोट्स में आपने देखेंगे तो आपको वहाँ कंप्लीटली डेफिनेशंस के साथ ये बताया गया होगा कि जनाब बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेस हैं उन प्रोसेस में हम एक्चुअल वो सब केमिकल रिएक्शंस हैं।
और केमिकल तमाम जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास सपोज हम अगर सेल की बात करें, आपको याद होगा 9 में पढ़ा है थोड़ा सा, सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में पानी है, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, वाटर, सपोज वाटर में क्या है आपके पास, H2O, है ना। तो H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। हम अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो या सपोज एनिमल हो या प्लांट हो, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर स्टडी। बहुत इन है आजकल के ज़माने में, और बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड पर काम हो रहा है, डीएनए पर, जीन्स पर, हमारे प्रोटीन कोड्स को देखा जा रहा है। क्लियर है जी। सिंपल डेफिनेशन वही है जो आप नोट्स में और हमारी बुक में भी देख लेंगे। सेकंड डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी, जिसको आपने पढ़ा था अपने 9 में, और वहाँ 9 में आपके मेन ब्रांचेस में इसको रखा हुआ था। मेन ब्रांचेस में जोलॉजी, बॉटनी प्लस माइक्रोबायोलॉजी था, ठीक है। माइक्रो मीन्स डेफिनेटली आपको याद होगा, माइक्रो मीन्स होता है बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे, स्मॉल हों, उनमें हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, हमारे प्रोटोजोआ आ जाते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई आ जाते हैं, और प्लस हमारे वायरसेस आ जाते हैं। अच्छा, वायरसेस को आपके पास अभी तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में रखा, तो वायरोलॉजी आजकल एक अलग ब्रांच भी है, ठीक है। उस पर हम अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर हम एक चैप्टर आएगा उसमें थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिंपली ब्रांचेस की डेफिनेशन देख रहे हैं। थर्ड ब्रांच है आपके पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपका रिलेशन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ, ये रिलेशन हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है जी। तो इस इन्वायरमेंट में हमने जो स्टडी करना है, जो देखना है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखना है, ह्यूमन के साथ देखें, एनिमल्स के साथ देखें, प्लांट्स के साथ देखें, वट एवर बायोलॉजी कहलाएगा वो। और हमारे लास्ट कुछ डिके में हम इसे सिंपली इकोलॉजी भी कहा करते थे, अभी लफ्ज इस्तेमाल होता, लेकिन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। इस इकोलॉजी थोड़ी सी प्रीवियस टर्म के तौर पर यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। यहाँ पर आपकी बुक में 4th में मैरीन है, तो वो हमारे पास सीरियल आगे पीछे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर, ताज़ा, फ्रेश माने होता ताज़ा, हम इसे मीठा पानी भी कहते हैं। The study of organisms in freshwater bodies like river, lakes, ponds, streams, ये जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और बायोटा को, फाना को स्टडी कर रहे होंगे, तो वो आपका फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। अब इसी की तरह हमारे पास मैरीन वाटर भी, तो उसमें अगर आप
स्टडी कर रहे हैं तो वो मेरीन बायोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ लाइफ इन सी, फिजिकल केमिकल फैक्टर्स ऑफ द सी, फ्लोरा एंड फाना ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी, वट एवर, बहुत सारी स्टडी है इसके अंदर। तो वो हमारा होता है मेरीन बायोलॉजी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं तो हमारी ब्रांच आती है पैरा। पैरा मीन्स होता है बिफोर, बिसाइड्स। ठीक है। साइटोलॉजी, साइटोज मीन्स होता है फूड, साइटो, ये SITO है, CY नहीं। ठीक है, SITO, वो फूड। तो इसमें हमारे स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, रिलेशन विद होस्ट। आपने क्या किया जी, पैरासाइट की स्टडी, ये है पैरासाइट। पैरासाइट्स किसे कहते हैं आप? दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स which hosted another living organism। प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। और ये होस्ट जो भी अपना बनाएगा, वो होस्ट कोई खुशी से इसे अपने अंदर नहीं आने देगा, बल्कि ये जबरदस्ती होस्ट में जाएंगे, या तो एक्टो होंगे या एंडो होंगे। और पैरासाइट जो हैं वो डेफिनेटली हार्मफुल होगा हर सूरत में, इसीलिए आप उसको पैरासाइट कहेंगे। अगर वो हार्मफुल नहीं है तो फिर हम उसे दूसरी टर्म में यूज करेंगे, जो आपको न्यूट्रिशन में जाकर हम दिखाएंगे। ठीक है, पंजाबी में भी है चैप्टर 8 में। ठीक है जी बेटा, पैरासाइटोलॉजी इजी है, ये कोई इतना बड़ा टिपिकल मामला नहीं। पैरासाइटोलॉजी के बाद आ गए आप लोग, यानी ह्यूमन बायोलॉजी। और ह्यूमन बायोलॉजी में आपने क्या किया? डेफिनेटली अपने आप को स्टडी किया, आपके तमाम एस्पेक्ट्स को देख लें आप। उसमें आपकी एवोल्यूशन हो सकती है, एनाटॉमी हो सकती है, आपकी फिजियोलॉजी हो सकती है, आपकी हेल्थ साइंसेस हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमन बायोलॉजी के बाद आप आ जाते हैं जी सोशल बायोलॉजी। सोशल, अल्लाह खैर करे, इससे तो आजकल के हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस वर्ड को समझते हैं। सोशल डिस्टेंस भी समझते हैं, सोशल वेबसाइट भी समझते हैं, सोशल मीडिया भी समझते हैं, मगर नहीं समझते तो सोसाइटी का सोशल नहीं समझते। एक्चुअली सोशल से सोसाइटी बनी, और ये सोशल हमारे बच्चे नहीं समझ पाते। बाकी सारे सोशल पता है आपको। ठीक है जी। अब हमारे पास सोशल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनल या कमेंसलिज्म, ये हमारे पास बहुत आसान सी, आपको बहुत इजी सी एग्जाम्पल दो। आंट्स को, चींटियों को आपने देखा होगा। चींटियां या आंट्स जो हैं, दे आर सोशल इंसेक्ट्स। हनी बीज आर द सोशल इंसेक्ट्स। बेसिकली क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हमने देखा है आंट्स को कि वो इंडिविजुअल वर्क नहीं करते, वो इंडिविजुअल एक एक काम करने के साथ जॉइंटली एक पूरी फैमिली को, एक पूरी कॉलोनी को चला रहे होते हैं। जैसे हम अगर एक कॉलोनी की बात करें, हनी बी की या आंट्स की, तो आंट्स में एक क्वीन, उसका काम सिर्फ एग लेइंग है, अंडे देना है बस। उन अंडों को संभालने, उन अंडों से लार्वा निकलने को चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक अलग आंट्स की पूरी
फैमिली होगी, वो उनको देखेगी, वर्कर्स होंगे, फिर उन लार्वास को और उनकी केयर करने के लिए उनको खाना, फूड, उनकी मेंटेनेंस करना, वो सब एक अलग वर्कर काम कर रहे होंगे। इसी तरह एक वर्कर उस क्वीन को फूड पहुंचा रही होगी, प्रोवाइड कर रही होगी, उसकी केयर कर रही होगी। फिर इसी तरह से एक पूरी फौज होगी जो टनल्स या जो केव हैं हमारी आंट्स कॉलोनी के, उनको बना रही होगी, जैसे आपके यहाँ मजदूर होते हैं। और इसी तरह से आर्मी होगी बाकायदा इनके पास, जो क्या कर रही होगी, जो उस टनल के आउटसाइड रहकर आपके उस टनल को, उस कॉलोनी की डिफेंस कर रही होगी। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से हमारे भी सोशल हैं, हम लोग भी सोशल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि हम सब भी इंडिविजुअल अलग अलग काम करते हैं और वो जॉइंटली हमारे साथ काम कर रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिया सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजिया मीन्स होता है कि आप किसी भी छोटे से काम को आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडिशन करते जाएं, इम्प्रूवमेंट पैदा करते जाएं। टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी टू सॉल्व प्रॉब्लम कंसर्निंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक दैट कि आप एक्सरे मशीन नहीं थी आपके पास, आपको आइडिया नहीं होता था कि अंदर से बोन का ब्रेकडाउन क्या हुआ है या कोई सी ऑर्गेनिज्म पे चोट, ऑर्गन पे चोट कैसे लगी है। फिर हमने एक्सरेज बनाया, तो एक्सरेज बनाने के बाद हमें फिर भी प्रॉब्लम रही। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने अल्ट्रासोनिक मशीन्स बनाई। तो अल्ट्रासोनिक बनी किससे, एक्सरे से मॉडिफाइड होकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर आज आप स्कैनर्स हैं, सीटी स्कैन्स करवाते हैं, तो आपको एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट भी अगर आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होता है, तो वो भी हम स्कैनर से फाइंड कर सकते हैं। एक्सरे मशीन से फाइंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए आपके सामने छोटी सी मिसाल, आप मोबाइल आज आप देख सकते हैं, उनमें कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी होती है स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करते जाते हैं, अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं जी, तो हमारे पास आगे चलकर आएंगी ब्रांचेस जो यहाँ हमने ऐड कर दी हैं आपकी बुक में, थोड़ा सा आपको नज़र आएंगी बाद में जाकर शायद। जेनेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। आपका इनहेरिटेंस, आपकी विरासत, आपकी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आपकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, आईज का कलर, हेयर्स का कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, फिर इसी तरह जीन, उसकी स्टडी, ये तमाम हमारे जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। और इसकी एक एमसीक्यूज आपके पास आती है, यूजुअली आपने देखा होगा कि उसमें आपके पास होती है कि फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड डैश। इसी की हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज में है, दिखा देंगे आपको। ठीक है जी। तो हम आजकल अपनी क्लासिफिकेशन के लिए भी डीएनए आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की और प्लांट की क्लासिफिकेशन को बेहतर तौर से डिफाइन कर रहा है। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। टेक्सोनोमी आपकी, टैक्सा आपने स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नेमिंग, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किया, तो वो आपकी क्लासिफिकेशन में बात आ जाती है। ठीक है जी। तो ये हम अपनी टेक्सोनोमी में इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हो गई। अभी हम आपको थोड़ा सा स्टॉप तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक
प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी स्क्रीन आपकी शेयरिंग करते हैं दोबारा से अगेन, ठीक है। कितने बच्चे? अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सही। चलें जी, अगेन जी नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, और इस पर आप पेज नंबर हमारी बुक में 5 पर आ गए, और पेज नंबर 5 पर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब इसमें आपको जो आंसर देना है वो आंसर आप स्क्रीन पर देखिए। आपकी बुक में भी हमारे पेज नंबर 6 पर ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चार्ट में से सिर्फ जो आपको येलो हाइलाइटेड पोजीशन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, यहाँ ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बीच में आप सॉरी सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के बीच में आप टिश्यू और सिस्टम, टिश्यू सिस्टम भी लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाना है, अभी बताते हैं आपको। जैसे ये आपके सामने जो हमारा टाइटल है जो स्लाइड पर, ये जो हेडिंग्स हैं, आप ये हेडिंग्स सिर्फ चैट की सूरत में लिख देंगे, ठीक है। तो वो आपसे डिस्क्राइब भी कह देता है, और राइट अ चार्ट टू शो द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कह देते हैं। तो दोनों सूरतों में आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाना, ठीक है ना। ये इस तरह से पूरा सब एटम याद है आपको, एटम्स के अंदर आपको क्या मिलता है? सब एटम्स, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये और भी आजकल तो डिफाइन हुए हैं। वो तो केमिस्ट्री ऐसी बात है, आप लोगों की ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं जो मेन हमें नजर आते हैं। तो 3 सब पार्टिकल्स मिलकर सब एटम के एटम बनाते हैं। कोई भी एटम बन गया, ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया, और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे H2O आप लिखते हैं, तो H2O एक्चुअल कितने एटम्स हैं? H2O एक्चुअली 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूल कितने? वो मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म हो गए। मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद उन मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बनते हैं। ऑर्गेनेल और ऑर्गेन, इन दोनों में डिफरेंस है कि ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो हमारे सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल के जो ऑर्गन्स, यूं कह लें आप, ऑर्गन नहीं लेकिन सेल के जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडी पढ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा,
तो वो ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, ये तमाम आपस में कंबाइंडली वर्क करके एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं। ये सिंगल सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और सिंगल सेल मल्टीपल होकर, ज्वाइंट होकर, और फंक्शन सेम अगर प्रोवाइड करे, जैसे आपकी स्किन है, स्किन का एक छोटा सा पार्ट अगर आप लें तो उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं स्किन के। अब उन बिलियन ऑफ सेल में से आप एक सेल को अलग कर लें तो वो स्किन का सेल कहलाएगा। लेकिन अगर एक पूरे पार्ट्स को आप बात करेंगे या उसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे जी वो स्किन का टिश्यूज है। टिश्यू में हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स which perform same function and have same structure, तो वो आपका टिश्यूज बना लेना। ठीक है, अब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्किन है, स्किन एक ऑर्गन है आपका, तो टिश्यूज की एक अच्छी बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ क्वांटिटी है जो मिलकर आपका ऑर्गन बना रहा है। फिर ये स्किन अकेला जो है वो फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है आपका होमोजेनेसिस करने का, आपका ऑस्मो रेगुलेशन करने का। उसके साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी अटैच होना पड़ेगा। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे आपका सपोज हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। अब दिल जो है वो अकेला तो आपके सर्कुलेशन नहीं कर सकता, उसके साथ आर्टरीज होनी चाहिए, वेन्स होनी चाहिए, कैपिलरीज होनी चाहिए, वॉल्व होने चाहिए। तो वो तमाम ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिसे आप सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर और एक पूरे ऑर्गेनिज्म को ओन करते हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म आपका आपके साथ बनता है, ये कोई भी बॉडी बनती है। अच्छा, अगर वो सिंगल सेल है तो डेफिनेटली उसके अंदर तमाम जो हार्ट वार्ट तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल में उसके ऑर्गेनेल्स ही ऑर्गेनेल सिस्टम बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम लार्जर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, एडवांस एनिमल्स और प्लांट्स। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पीशी कहलाता। स्पीशी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने देखा कि जी आपके पास ये ऑर्गेनिज्म, ये हमारे सिस्टम बन गया, और सिस्टम से तो वो आपके पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब ये एक ऑर्गेनिज्म बिसन या कोई भी आप ले लें, एनिमल या प्लांट ले लें, तो वो स्पीशी एक स्पेसिफाइड स्पीशी होती है। स्पीशी हमेशा एक ही होगी। जैसे आज हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन की स्पीशी होमो सेपियंस है। ये आपके पास चाहे अमेरिका का ह्यूमन हो आज के दौर का, अमेरिका की जगह अफ्रीका का हो, इंग्लैंड का हो, पाकिस्तानी हो, वो कहलाएगा बायो की टर्म में होमो सेपियंस। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट स्पीशीज हमारी मौजूद होती हैं दुनिया में, लेकिन अगर एक ही स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेस या एक स्पेसिफिक प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम, तो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सपोज आप सुबह उठते हैं,
फजर में, तो आपके घर के बाहर दरख्त लगा, उस दरख्त में आपको सुबह ही सुबह स्पैरोज या क्रो, या अगर खुश नसीब हैं आप तो पैरट्स वगैरह की आवाज़ें आने लग जाएंगी। तो उस वक्त आपके वहाँ ट्री में क्रो की पॉपुलेशन काउंट आप कर सकते हैं, यानी काउंट करना चाहें तो कितने क्रोज हैं, कितने स्पैरोज हैं, कितने पैरट्स हैं। तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन होंगे। लेकिन जब आपने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, नाश्ता कर लिया, और उसके बाद आप अगर देखेंगे तो शायद 8 बजे तक, 9 बजे तक आपको वहाँ स्पैरो या क्रोज इनकी क्वांटिटी बहुत कम मिलेगी। हाँ, पॉसिबल है कि ना मिले, वहाँ से सब निकल गए होंगे अपने फूड के लिए। अब वहाँ की पॉपुलेशन पॉसिबल है ज़ीरो हो या डिक्रीज हो गई। तो इसलिए हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन में स्पेसिफिक टाइम का जिक्र ज़रूर करते हैं, स्पेसिफिक एरिया का जिक्र ज़रूर करते हैं। जैसे इस वक्त हम क्लास में, सपोज हम फिजिकल क्लास में, तो 28 स्टूडेंट और एक मैं 29 हो गया, तो उस स्पेसिफिक एरिया में हम ह्यूमन की पॉपुलेशन 29 हो गए। लेकिन अगले 9 बजे के बाद यहाँ इसी एरिया में पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब बात आती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। जैसे हम फिजिकल क्लास की बात कर रहे हैं, तो अब हमने क्लास में आपके साथ प्लांटेशन भी यहाँ रख दी है कुछ, और आपसे कह दिया कि भाई आप अपने पैट्स भी लेते हुए आ जाएं। तो कोई डॉग ले आया, कोई कैट ले आया, कोई पैरट ले आया। तो अब इस रूम में जो हम मौजूद होंगे तो वो बेसिकली क्या होगी, कम्युनिटी होगी। क्योंकि कम्युनिटी में डिफरेंट एनिमल्स आपको नजर आ रहा है, एरिया ऑलमोस्ट वही है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम, या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, वो इंडिविजुअल किसी एरिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता अकेले रहकर, सिंगल रहकर। क्यों? क्योंकि उसकी तमाम ज़रूरियात खुद वो अकेला पूरा नहीं कर सकता। उसकी ज़रूरत किसी ना किसी के पास मौजूद होती है। अब एनिमल्स है तो इनका फूड है, शेल्टर है, या कोई और इनका करेक्टर है, तो वो किसी और से रिलेटेड होगा। इसी तरह हम ह्यूमन की मिसाल ले लें कि हम में से कुछ मजदूर हैं, कुछ हमारे ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ हमारे कोई और काम करते हैं, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं ना, तो ये कम्युनिटी बन जाती है। अब डिफरेंट कम्युनिटीज मौजूद हों तो कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, यहाँ पर कम्युनिटी के साथ पानी, एयर, स्ट्रीम, टेम्परेचर, लाइट, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम चीज़ें, ये नॉन लिविंग है। तो अब लिविंग और नॉन लिविंग ये आपस में मिल जाती हैं, तो ये हमारा इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम हमारी दुनिया में या हमारे अर्थ में दो ही हैं, एक या तो लैंड का इकोसिस्टम या फिर वाटर इकोसिस्टम। ठीक है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये बहुत, 2 चैप्टर हैं इसके, आपके पास नहीं है अभी फिलहाल, सेकंड ईयर में आपको मिलेंगे इसके 2 चैप्टर। ठीक है जी। तो उस वक्त आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे, बहरहाल अभी तो नहीं पढ़ रहे। अब इस दोनों इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। स्फीयर मीन्स होता है कोई गोल सा रिंग या सॉलिड कुर्रा, और बायो मीन्स लाइफ। ठीक है ना। तो ये बायोस्फीयर हमारी ज़मीन, इसमें पानी है और ड्राई लैंड है। पानी का पानी,
यानी चाहे वो मैरीन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, वो हवा का पानी, तो उसका एक्वाटिक सिस्टम बनेगा पूरा इकोसिस्टम। और ये हमारा लैंड का इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है जी, तो ये हमारी डिटेल थी, एक सिंपल सी, बहुत सादी सी, छोटी सी। और कभी कभी हमें डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है पॉपुलेशन की या स्पीशीज की, ठीक है, तो वो आप याद कर लीजिएगा। लेकिन ये पूरा चार्ट एज अ डायग्राम आपको जरूरत नहीं है याद करने की। चार्ट को आपको सिर्फ ये पोर्शन मैंने आपसे कहा कि ये बताना है जिसमें हमने ये आपको बताया है। अब आप चाहे उसको वर्टिकल बता दें, हॉरिजेंटल बता दें, बॉक्स बना लें, गोल सर्किल में अपनी हेडिंग्स लगा लें, या सिंपली हेडिंग लगा लें एरो के साथ, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ये कि ये हेडिंग सीरियल एक जैसी हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास, और पेज नंबर आपकी बुक में आ जाता है 7। पेज नंबर 7 पे कुछ पुरानी आयात हैं जो हमारे बायो के हवाले से डिफाइन करती हैं बायो को, लाइफ को। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बहुत बार डिफाइन किया है, लाइफ की फॉर्मेशन भी बताई है, लाइफ अल्लाह ने कैसे बनाई है और उसका एंड क्या होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ भी लाइफ की बात रब ताला ने की होगी, यकीनन वहाँ देखिएगा कि उसकी आयत के नेक्स्ट आया या उसके नेक्स्ट आया में आपको अल्लाह ताला ने ज़रूर ये कहा होगा, बताया होगा कि लौट कर मेरे पास आना है, या मौत का जिक्र किया होगा, या मरने का जिक्र किया होगा। ठीक है जी, उसकी बेसिक वजह ये कि लाइफ जो हमारी है, तो हर लाइफ को एक ना एक दिन एंड होना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सूरह अल बकरा आया नंबर 22, सूरह अल अनाम आया नंबर 38, सूरह यूनुस आया 101, सूरह अल इमरान आया 191। तो इसमें आप देख लीजिए डिफरेंट बार बार अल्लाह ताला ने जिक्र किया है ज़मीन पर और जन्नत के बारे में कि जी जन्नत भी हमने बनाई है, ज़मीन भी हमने बनाई है, और ज़मीन पे हमने आपको फ्रूट दिया है, फल दिए हैं। बारिश होती है तो बारिश से आपकी ज़मीन जो बिल्कुल बंजर, नॉन लिविंग, उसमें लाइफ प्रोड्यूस होती है, प्लांटेशन शुरू होती है, फिर वो प्लांटेशन से आपको फ्रूट्स मिलते हैं। फिर सूरह अल अनाम में आया 38 में अल्लाह ताला ने आपको फ्लाइज के बारे में बताया। ठीक है, कोई भी एनिमल अल्लाह ताला ने आपको बता दिया इसमें कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार जब तक रब ताला की इजाज़त ना हो। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को, यहाँ भी अल्लाह ताला ने कुरान में आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कई जगह आपको बताया कि आप जो अपने दिल में बात सोचते हैं वो भी मुझे मालूम है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये भी बताया कि जी लाइफ बनाई मैंने है तो उसे कंटिन्यूटी भी मैं ही देता हूँ, और उसमें क्या होना है क्या नहीं होना उसके बारे में अल्लाह ताला ने आपको तमाम बारे में। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया, दो ही आया दिखा दी, बाकी आप आया यहाँ पर देख सकते हैं। और इन आया में हमारे पास जैसे 9th क्लास में आप करते थे ना, क्वेश्चन आता था, आया का इम्पोर्टेंस बतानी होती थी प्लांट्स की, और आपको इम्पोर्टेंस बतानी होती थी एनिमल्स की, यानी दो आया आपको डिफाइन या राइट डाउन करनी होती थी। ठीक है ना, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर आप हेडिंग देखेंगे जी, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस।
आपकी जो लाइफ है वो आपसे ही पूछा जाता है, क्या स्पेस में उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ लेके जाना चाहूँगा आपको। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में आप लोगों ने सुना या देखा होगा शायद, बिग बैंग थ्योरी के नाम पढ़ा होगा फिजिक्स में। सर आपको टीचर जो भी पढ़ाता है वो बताता होगा। आपने उसमें देखा कि अल्लाह ताला ने जो एक पूरा प्रोसेस है, जो कुरान में आपको बताया कि मैंने 6 दिन और 6 रातों में इस कायनात को बनाया। तो उसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई। उसमें से एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट भी कह लें और थोड़ी सी एक्सेप्टेबल थ्योरी लोगों के लिए है, कंप्लीट नहीं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि जी हमारे पास इस कायनात को बनने से जो इनिशिएट किया गया वो एक ब्लास्ट से किया गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट। वो तमाम गैसेस थी, एक छोटे से जर्रे से निकली और फिर वो फैलती 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 गई और आज भी एक्सपेंड हो रही है। आज भी वो दूर होती जा रही है हमसे, ठीक है ना। और हम अपनी अर्थ को भी और अर्थ के सोलर सिस्टम को भी हम देख सकते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि जी एक्सपेंड हो रहा है तमाम हमारे सिस्टम्स। 12 मैं चल रहा था आपको इसकी थोड़ी सी। तो लाइफ अरोज इन दिस वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। जिंदगी के लिए हम एक आइडिया यूजुअली लगाते हैं कि हमारे पास जो जिंदगी इस वर्ल्ड में यानी ज़मीन पर शुरू हुई वो दो यानी 2.5 मिलियन ईयर्स पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन बनने में भी एक प्रोसेस चला होगा। पहले ज़मीन बनी होगी ना, फिर उसके बाद लाइफ बनी होगी। तो ये लाइफ और ज़मीन के बीच में भी बहुत डिफरेंस है और उसमें कई मिलियंस का डिफरेंस कहा जाता है। बहरहाल, अब उसके बाद हम ये देखते हैं तमाम साइंटिस्ट जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट इस बात पर एग्री है कि इट हैज़ बीन postulated that the first living forms were simple unicellular organization। तो ये तमाम जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो तमाम इस बात पर एग्री हैं कि जी हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले बना है तो वो डेफिनेटली वो क्या होगा, यूनिसेलुलर और सिंपल होगा। और फिर उसने अपने अंदर बहुत सारे ग्रेजुअली चेंज लेकर आया होगा, ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इन द जेनेटिक मटेरियल। सम और ऑल ऑफ दोज लिविंग फॉर्म न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर इवॉल्व। ऐसा ऐसा क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया और जेनेटिक मटेरियल चेंज होते हुए फिर न्यू फॉर्म बने। और इस बात की तमाम साइंटिस्ट एग्री हैं कि सबसे पहले कोई प्रिमिटिव एल्गी लाइक प्रोटोक्टिस्टा बना होगा, क्योंकि एल्गी अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसी में फिर ग्रेजुअली मॉडिफाइड होकर कोई बैक्टीरिया टाइप फिर कोई एनिमल टाइप फॉर्म होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, this provided the basis for present day diversity in the form of organisms which exist as billions of species all around the world in each and every type of habitat। अब ये बेस है जो हमारे पॉइंट्स ग्रेजुअली चेंज आने वाले। तो इसने आपको बताया कि जी आज की दुनिया में जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज एनिमल्स और प्लांट्स और बैक्टीरिया वो आपके पास बहुत ग्रेजुअली चेंज होते हुए और मिलियन ऑफ ईयर्स में उन्होंने अपने अंदर चेंज पैदा करके आज डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट के साथ अपने आप को सर्वाइव किया।
पॉसिबल है कुछ सर्वाइव नहीं हो सके या कुछ चेंज हो गया, वो हम बात एवोल्यूशन की बात में करते हैं। ठीक है, majority of the living organisms occurs as free living form, but those who fail to do so have developed ways of interactive life. For example, they live in some kind of association with other living organisms, like symbiosis, commensalisms, mutualisms, parasitisms. अब फ्री लिविंग होने का मतलब है कि आप डायरेक्टली किसी पर डिपेंडेबल ना हो और आप उसी के बगैर रह ना सकते, ठीक है ना, तो आप फ्री लिविंग हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसा है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इस वे पर काम नहीं कर सकते और वो डिपेंड करने लग गए किसी दूसरे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। अब उनमें हमने 9th क्लास में भी आपने देखा होगा सिम्बायोसिस, यहाँ भी हम आगे चलकर देखेंगे फंजाई में, और ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा अभी थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चंस को देख रहा था। नोट्स डाउनलोड करने के लिए किसी बच्चे ने कहा है, तो आपके नोट्स का तो कोई डाउनलोडिंग का हमने नहीं आपसे जिक्र किया, ठीक है। नोट्स में कहाँ है, एक बच्चे ने पूछा। तो बेटा नोट्स, अगर आप नोट्स को सामने रख रहे हैं ना, बुक को सामने रख रहे हैं, तो नोट्स के पेज जो हैं वो डेफिनेटली वो तो नहीं होंगे ना सेम एज अ बुक। तो उनमें हो सकता है कि बुक में पेज नंबर 3 की बात हो रही तो नोट्स में पेज नंबर 5 या 4, अगर आप, तो वो आप उस सीक्वेंस में आते रहिए ना। अगर आपने बुक में, मैं बुक से कंसर्न करवा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारा हो गया। हालांकि किसी बच्चे ने जवाब दिया हुआ अभी, हाँ जी देखो सर, ये चार्ट याद करना है, किसी बच्चे ने पूछा ये चार्ट बिल्कुल याद करना है बेटा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सिर्फ सिंपल सा चार्ट याद करना, ठीक है। ये बच्चे ने बता दिया, जो आप में से किसी ने पूछा नोट्स में है कि नहीं, तो उन्होंने बता दिया पेज नंबर 2 to 4। फिर किसी ने पूछा कि नोट्स में नहीं है, तो वो पेज नंबर 2 4 को देख ले, नोट्स में चार्ट फॉर्म में नहीं है, तो कोई बस मसला नहीं है बेटा, बुक में से देख लीजिएगा अगर नोट्स में चार्ट नहीं है तो, ठीक है। ये चार्ट याद करना है, दोबारा अगेन क्वेश्चन है, चार्ट याद करेंगे, क्वेश्चन के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा सर ये नोट करें हम, नोट आप अपनी पॉइंट्स को नोट करते रहा करें, जो भी हम बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं उसमें से जो भी बात है वो उसको आप देखते रहें, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनल? तो कम्युनल मीन्स होता है, ये अभी आपके सामने जो लास्ट स्लाइड हम बात कर रहे थे कम्युनलिज्म की, कम्युनलिज्म में जो इंडिविजुअल होगा, यानी कम्युनलिज्म जो है वो हमारे दो या मोर देन टू एनिमल्स के साथ है, आपस में ज्वाइंटली वो काम कर रहे हैं। तो कम्युनल का मतलब सिंगल, एक, ठीक है जी। तो ये आपके इस वक्त तक क्वेश्चन थे, जो मैं थोड़ा सा हमारे भी यहाँ डेफिनेटली इशू तो रहते ही है, कोई ना कोई छोटा मोटा इशू चलता रहता है, तो उसको सॉल्व करने के दौरान मैंने कहा कि मैं आपकी चैट को देख लूँ, ठीक है जी।
अगेन अब हम वापस आते हैं जी आपके, हम हैं बुक में पेज नंबर 8 पर ही इस वक्त, और बुक में है सेकंड हेडिंग है हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम आपके सामने सेकंड हेडिंग है, और उसके नीचे एक छोटा सा रिकॉर्ड का चार्ट बना हुआ, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ठीक है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, ये हमें इसमें से कोई उसको डिफाइन नहीं करना होता। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में जो एनिमल्स और प्लांट्स की मौजूदगी है, तो वो आप फॉसिल रिकॉर्ड से बहुत इजीली देख सकते हैं। ये फॉसिल रिकॉर्ड ही आपको बता रहा है कि ऑलमोस्ट 3000 बिलियन ईयर्स पहले कोई पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है ना? The fossil record shows that various groups of organisms were evolved and dominated the earth since the origin of life in it. The fossils are found in sedimentary rocks. तो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि जी हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स 3000 मिलियन ईयर्स पहले कोई एक इवॉल्व हुआ, उसके बाद उसने अपने आप को चेंज किया। तो चेंज करके आप देख सकते हैं, अपनी बुक की चार्ट में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 पर 3 डाइवर्जेंट आपको नजर आ रही है। एक आपको ले गई है एनिमल्स की तरफ, एक ले गई है फंजाई की तरफ। फंजाई आगे जाके मॉडिफाइड हुए फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म यानी प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म यानी आज के आपके हायर प्लांट्स। आपकी राइट साइड पर जो डाइवर्जेंट हुई एनिमल्स में, उसमें आपको 2 डाइवर्जेंट नजर आ रही हैं, एक इनवर्टेब्रेट्स में और एक वर्टेब्रेट्स में। इनवर्टेब्रेट्स तो डेफिनेटली आज भी मौजूद हैं बिलियंस की तादाद में, और अभी भी हमें उनकी तादाद बढ़ती हुई महसूस हो रही है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं तो एनिमल्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो जिस वक्त जिस एनिमल की क्वांटिटी ज्यादा थी, उस वक्त एज ऑफ एनिमल, दैट एनिमल, हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। सपोज आप देख सकते हैं कि एज ऑफ फिशेस आपको लिखा हुआ मिलेगा, एज ऑफ इंसेक्ट्स आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एज ऑफ एम्फीबियंस आपको मिल रहा है, एज ऑफ रेप्टाइल्स आपको मिल रहा है। ठीक है, ये एज हमने क्यों लिखा है? इस वक्त एज ऑफ फिशेस की अगर आप बात करें तो उस वक्त हमारे जमीन पर पानी ही पानी, पानी तो डेफिनेटली तो कोई और एनिमल तो नहीं आपको मिलेगा ना। आपको प्लांट्स मिले, फर्न्स मिले प्रिमिटिव, और जो वाटर के मर्ज और सब मर्ज प्लांट्स हैं वो मिले, और फिशेज ही फिशेज मिलेंगी। तो फिशेज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो आपने उसको कह दिया एज ऑफ फिशेज। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है चार्ट स्टार्ट होता है, जैसे फिशेस का पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है 600 मिलियन से पहले, और फिर वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है ना, थोड़ा सा सॉइल होता हुआ महसूस हो रहा है, और फिर पैलोजॉइक एरा में जाकर वो दोबारा से इंक्लाइन पे गया और दुबला हो गया। ये दुबला होने का मकसद क्या है? इंक्लाइंड हो गया, फिशेस की क्वांटिटी कम हो गई। और सेम उसी को अगर आप स्केल रखकर सामने देखेंगे तो उस वक्त एम्फीबियंस की तादाद आपको ज़्यादा मिलेगी। ये मैं चार्ट आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूंगा फिजिकल क्लास के अंदर, आपको थोड़ी सी बात और समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आप ट्रायसिक, जुरासिक, मीजोजोइक एरा 135 मिलियन ईयर्स पहले, और कैलोनोजोइक एरा 70 मिलियन ईयर। तो उस वक्त आप देखेंगे तो आपको अपने तमाम एनिमल्स में स्टेबिलिटी नजर आने लग जाएगी, लाइंस इक्वल हो गई, कोई सॉइलिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है ना? तो ये हमारी इसमें आपको लिविंग वर्ल्ड में
टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कहानी बताएगी। आप भी डेफिनेटली, आपको मालूम है कि जब हमारी लाइफ यहाँ सरवाइव कर रही थी पानी में, तो अगर आप कोई आपके भाई वगैरह या सिस्टर सेकेंड ईयर पढ़ती हो, तो उसकी बायो की बुक में से आप एवोल्यूशन का पेज निकाल लीजिए, वैसी बुक नेट से आप देख लीजिएगा, तो आपको नज़र आएगा कि आपकी ज़मीन पर कई मिलियन ईयर्स पहले जो टेरेस्ट्रियल एरिया था वो सिर्फ एक ही सिंगल पार्ट था। आज तो आप कहते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 टेरेस्ट्रियल पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही टेरेस्ट्रियल पार्ट था। और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 पार्ट्स बने और वो एक दूसरे से सेपरेट हुए, फिर उनकी मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए वो आज के आपके टाइम में आपको नज़र आएंगे 7 पार्ट्स। ठीक है जी। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आप फॉसिल से पता चलते हैं, उन्हीं से आपने ये सब डाटा कलेक्ट करके और ये चार्ट्स वगैरह बनाए। और वो आपको फॉसिल्स कहाँ से मिले? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, रॉक्स कई किस्म के होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो बारीक पत्थर मतलब बारीक मट्टी से, जो मट्टी बैठती जाती है ज़मीन में और फिर वो हार्ड होती जाती है मिलकर आपस में। These rocks are built in layers in a sequence as the time passes. The older organisms are preserved in deeper layers. तो वो जो बारीक बारीक मट्टी रेत टाइप की है वो बैठती रहेगी ज़मीन में और बहुत ज़्यादा बंद होती जाएगी, और फिर आपका जितना भी ओल्डर एनिमल्स हैं जो वहाँ आपको मिले हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा? ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो तमाम आपके ओल्डर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो डीपर लेयर में होंगे। तो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपने कार्बन लाइफ का जिक्र सुना है, तो रेडियो आइसोटोप के थ्रू हमने कार्बन लाइफ से ही इनकी एज मालूम की है, क्योंकि हर फॉसिल में, चाहे वो बैक्टीरिया का फॉसिल रिकॉर्ड हो लेकिन वो उसका इमेज ना हो, मतलब उसका कोई ना कोई पार्ट उसका मिले आपको, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट में से कोई भी एक केमिकल आपको ज़रूर मिल जाएगा। और वही हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी फैट, प्रोटीन में से आप निकालें तो कार्बन निकलेगा और कार्बन की एज आप मालूम। ठीक है जी। द फॉसिल्स ऑफ प्लांट फाउंड विद द एनिमल फॉसिल शो दैट दे वर आल्सो लिविंग इन द सेम जियोलॉजिकल पीरियड। तो प्लांट्स भी आपको मिलते रहेंगे, एनिमल्स भी मिलते रहेंगे, उनमें आपको इजीली ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइम में, किस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल एरिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कौन से प्लांट प्रेजेंट रहा कर, मौजूद थे, और अब उनकी क्या कंडीशन है, सिचुएशन क्या है, वो क्या वही है या कहीं और चले गए। उसी से आपको एवोल्यूशन में मदद मिलती है। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट हमारे पास आखिरी कुछ मिनट हैं, 8 से 10 मिनट, तो हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको जवाब दे दिए थे। लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो है, सर पेपर में लिविंग वर्ल्ड इन टाइम चार्ट के हवाले से कैसे क्वेश्चन आएगा? तो लिविंग वर्ल्ड में चार्ट जो हमारा है टाइम का, उसका कोई क्वेश्चन हमारे पास डिस्कस नहीं किया जाता। हाँ, अगर कोई रीज़न के तौर पर पूछना चाहे, कोई आपके पेपर में देना चाहे, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वाई
the different group of animals have different age. Why? Different group of animals have different ages. ठीक है, इसमें आपको अपनी एक आंसर समझने हैं कि ये हमारी तरफ से इस पे क्वेश्चन होमवर्क के असाइनमेंट का भी लिख लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा असाइनमेंट का। ठीक है जी, इसका आंसर आप बनाएंगे, देखकर इसी में आपको पेज नंबर 8 में मिल जाएगा। तो वाई ग्रुप of animals have different ages कह लें आप of time, ages of time। तो different ages of time में आपको different group मिल गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, एक क्वेश्चन और हमारे पास आया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल। देखिए, फॉसिल क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास आजकल क्या है जी, माशाल्लाह से कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, हमें कब्रिस्तान में तो नहीं दफनाया जा रहा, हमें पता नहीं कहाँ हाईवे पर ले जाकर वहाँ दफना देते। ठीक है जी, अब पॉसिबल है कि हमारी फैमिली हमारी कब्र पर कुछ अर्सा जाती रहे और फिर वो भूल जाए, और कुछ अर्से बाद पता चले कि जी वहाँ कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बन गई। अगले 100 या 200 साल के बाद पता चला वो बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बना दी गई। तो हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कहाँ होंगे? ज़मीन के अंदर, और वो अंदर प्रेस होते जाएंगे मज़ीद। ऐसे ही अगर टाइम गुजरता गया, मिलियन ऑफ ईयर्स गुजर गया, तो हमारा जो बॉडी का पार्ट्स है, बोन्स हैं, हार्ट पार्ट, वो प्रिजर्व्ड हो जाएंगे ज़मीन के अंदर। इस तरह जो हम मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद कहलाएंगे वो कहलाएंगे फॉसिल हार्ट। ठीक है जी, तो इसे कहते हैं फॉसिल। तो ये एनिमल्स के, प्लांट्स के जो भी मर जाते हैं, उनकी जो रिमेन्स होते हैं वो आपके फॉसिल बना रहे हैं। ठीक है जी, एक बच्चे ने पूछा है जी सर रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये जो हमने दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है जी, पेज नंबर 8 पर नोट कीजिएगा इसको। ये आपके पास जो है आपके असाइनमेंट में। ठीक है, असाइनमेंट की डेट हम देंगे आपको जब, तो उस वक्त आपको ये सबमिट करना होगा। तो क्वेश्चन है जी, वाई ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वाई ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव different ages of time, have different ages of time। ठीक है जी, लास्ट 2 to 3 मिनट्स है। अगर कोई और बच्चा हमारा क्वेश्चन करना चाहता है तो डेफिनेटली वो कर सकता है। अगर आप माइक पर बोलना चाहते हैं, कुछ बच्चों की आवाज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। ठीक है, एक बच्चे ने हमारे सवाल किया है, सर क्या हम इनका आंसर नेट से निकालें? बिल्कुल निकाल सकते हैं जनाब, आंसर तो आंसर है ना, चाहे वो नेट से हो, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो नोट से हो। तो डिग्री है ना जी, तो इसी तरह आंसर तो आंसर है। एक बच्चे ने दोबारा पूछा है जी सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। चलिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें।
अच्छा जी, ये लीजिए, तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, सबके पास ही शो हो रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है बेटा जी, कोई और बात हमारे सामने अगर आ रही हो तो पूछनी है आपने तो। आखिरी लास्ट मिनट हमारे साथ है और फिर हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है जी, तो ओके बेटा जी, तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज।